ज्योग्राफी में 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होगा आपका कहलाता है भूगोल में आप सबसे पहले भाग पढ़ेंगे खगोल की। दूसरा आप पढ़ेंगे इसी में विश्व भूगोल या विश्व का भूगोल। और तीसरा आप पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण यदि बड़े एग्जाम की बात की जाए, चाहे वो आरओ का हो चाहे आपका पीसीएस वगैरह हो, उसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है विश्व के भूगोल में और भारत के भूगोल में। इसमें खगोल की का जो चैप्टर है वो कम आता है, लेकिन छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे लेखपाल हुआ, बीडीओ का हुआ, पुलिस का हुआ, या मान लीजिए जब बीएड एंट्रेंस हुआ, जितने भी छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये तीनों से प्रश्न बन जाते हैं। इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनने की उम्मीद होती है। यदि तैयारी बड़ी है तो उसमें हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। यदि तैयारी छोटी है या छोटे मोटे एग्ज़ाम देना है हमें, तो उसमें हमें केवल जीके का अकेला सहारा लेना पड़ता है। तो आइए आज हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं खगोल की। खगोल की पढ़ने से पहले यदि हम ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ें तो आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का जो जनक है वो एराटोस्थेनीज को माना जाता है, लेकिन कुछ किताबों में हेकेटियस भी लिखा है। तो एराटोस्थेनीज को इसलिए व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ जो ज्योग्राफी है वो हेकेटियस को माना जाता है, जबकि व्यवस्थित ऑफ ज्योग्राफी या व्यवस्थित भूगोल का पिता एराटोस्थेनीज को माना जाता है। आप यदि खगोल की में सबसे पहले चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है ब्रह्मांड। लेकिन इसके पहले भी 2 महत्वपूर्ण विद्वान हुआ करते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है आपके टालमी। टालमी ने 143 ईस्वी में एक अवधारणा दी। उस अवधारणा को हम कहते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। ये जियोसेंट्रिक अवधारणा होती क्या है? जियोसेंट्रिक अवधारणा, इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य तथा अन्य ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे। उनकी ये अवधारणा कहलाती है जियोसेंट्रिक अवधारणा। लेकिन लगभग 1300 वर्षों बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, कापरनिकस। कापरनिकस ने 1540 ईस्वी में एक अवधारणा की दी। उनकी अवधारणा कहलाती है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा पूछ लिया जाए कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे आपके कापरनिकस। इनका जो मत था, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। पृथ्वी तथा जो अन्य ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे। हमारे मन में 1300 वर्षों तक यही विचार रहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन इसको गलत सिद्ध कर दिया कोपरनिकस ने। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, बल्कि क्या है, सूर्य है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह किसका चक्कर लगा रहे? सूर्य का लगा रहे हैं। तो ये जो अवधारणा थी हमारे मन में गलत, ये कापरनिकस ने समाप्त कर दी। इसलिए कापरनिकस को सौरमंडल का खोजकर्ता कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि सौरमंडल का खोजकर्ता किसे कहा गया, तो वो कहा गया था कापरनिकस। या इन्हें सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले
अब ब्रह्मांड पर चर्चा करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कई तत्व सामने आते हैं। किसी ने समव्यवस्था का सिद्धांत दिया, किसी ने दोलन का सिद्धांत दिया, किसी ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। लेकिन उसी सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण विद्वान हुआ करते थे, जर्मनी के खगोल शास्त्री, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतर। जॉर्ज लेमेंतर ने एक सिद्धांत दिया, उनका ये सिद्धांत कहलाता है महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी। महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंतर थे, जो जर्मनी के एक पादरी एवं खगोल शास्त्री थे। जॉर्ज लेमेंतर, इन्होंने 1960-70 ईस्वी के दशक में एक सिद्धांत दिया, महाविस्फोट सिद्धांत। बताया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है। इनके अनुसार ब्रह्मांड आज से 15 करोड़ वर्ष पहले एक चने के दाने के समान था, अर्थात जो ब्रह्मांड का आकार था वो एक चने के दाने के समान था। लेकिन इसका जो घनत्व है वो अनंत था, इसका जो ताप भी था वो भी अनंत था, लेकिन इसका जो आकार है वो सूक्ष्म था। अचानक इसमें विस्फोट होता है तो ये चना का जो दाना है इसमें विस्फोट हो जाने से इसमें सबसे पहले काले पदार्थों का निर्माण होता है। काले पदार्थों के निर्माण हो जाने के बाद आप देखेंगे ये ब्रह्मांड की प्रोसेस और आगे तक चलती रही, जिसमें आपके ग्रह बने, उपग्रह बने, उल्कापिंड बने, पुच्छल तारे भी बनते चले जा रहे हैं। अर्थात आज भी हमारे ब्रह्मांड का विकास हो रहा है। इसका जो सिद्धांत दिया था, आज भी हमारा जो ब्रह्मांड का विकास हो रहा है उसका एक कारण है, विद्वानों ने खोजा कि मान लिया जाए कि जो दो मंदाकिनियां हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे मान लिया जाए कि 2016 में इतनी दूरी थी, 2017 में दूरी बढ़ गई है, यहाँ मान लिया जाए 3 मीटर थी, यहाँ 4 हो गई, 2018 में मान लिया जाए कि आपकी 5 मीटर हो गई। तो एक समय ये 100% ये मंदाकिनियाँ आपस में जुड़ी होंगी। तो इस प्रकार से विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड में आज भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। आगे यदि इसी पर चर्चा करें तो आप जानते हैं कि उपग्रह होते हैं। उपग्रह किनका चक्कर लगाते हैं? आप जानते हैं ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ग्रह किनका चक्कर लगाएंगे? वो सूर्य का चक्कर लगाएगा। और सूर्य किसका चक्कर लगाएगा? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। अभी पढ़ेंगे कि मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी तारों का समूह है जो हमें धुंधला दिखाई देता है। आपने पढ़ा होगा एक ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्षों का होता है। तो जो ब्रह्मांड वर्ष होता है वो 25 करोड़ वर्ष का होता है। जैसे उपग्रह ग्रह का चक्कर लगा रहा, ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा, सूर्य किसका लगाता है? मंदाकिनी का लगाता है। तो ये मंदाकिनी भी किसी न किसी का चक्कर लगाती होगी। ये खोज हमारी चल रही है वर्तमान में, ठीक। लेकिन सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, उसका चक्कर 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, इसलिए 25 करोड़ वर्ष को हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब इसमें आप जानते हैं सबसे पहले इसका जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारा सौरमंडल का। यदि हम सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल का जो प्रधान माना गया है वो सूर्य को माना जाता है। सौरमंडल में आपके ग्रह आते हैं, विभिन्न उपग्रह भी आते हैं, और आपके धूमकेतु आते हैं, पुच्छल तारे आते हैं। इनका जो सम्मिलित रूप है वो आपका सौरमंडल कहलाता है। तो सौरमंडल का जो प्रधान है वो सूर्य को माना जाता है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यदि आपसे कह दिया जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, वो सूर्य है। इसके अलावा सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो प्रैक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। आपसे कह दिया जाए सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे जो चमकीला तारा है वो आपका साइरस, नाम सुना होगा आपने, साइरस या डॉग स्टार है। ये सबसे चमकीला तारा है। यदि हम बात अब सूर्य की करें तो आप जानते हैं सूर्य क्या है? एक तारा है
जो पृथ्वी की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो हमें प्रकाश भी देता है। यदि सूर्य की बात करें तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में आपका हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। सूर्य का जो सबसे केंद्रीय भाग होता है, इसे हम क्रोट कहते हैं। ये केंद्रीय भाग होता है, इसे हम क्रोट कहते हैं, जिसका ताप 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का जो बाहरी भाग होता है, इसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्फीयर। पूछ लिया जाता है कि फोटोस्फीयर का ताप कितना होता है, तो वो होता है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा सूर्य के जो धब्बों का ताप पूछ लिया जाता है कि सूर्य के धब्बों का ताप कितना होता है, तो धब्बों का ताप होता है हमारा 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का वह भाग, सूर्य आप जानते हैं जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुछ भाग सूर्य का छिप जाता है, लेकिन सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। उसे हम कोरोना कहते हैं। इसके अलावा सूर्य के केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। आपने लिखा होगा 71%। इसके अलावा हीलियम तत्व पाया जाता है 26.5%। इसके बाद अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन और एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन। 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है आपकी नाभिकीय संलयन। तो सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन। कभी कभी जब सूर्य के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो वो बाहर से हाइड्रोजन ले सकता है, क्योंकि बाहर का जो भाग है उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। तो यदि यहाँ से हाइड्रोजन समाप्त हो रहा है तो हम प्रकाश मंडल से भी हाइड्रोजन ले सकता है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, अर्थात 500 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा यदि इसी में और बात करें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा यदि इसकी घनत्व की बात करें या इसके आकार की बात करें तो पृथ्वी से ये 13 लाख गुना बड़ा है कौन? सूर्य। अब इसके बाद आते हैं आपके ग्रह। लेकिन ग्रह से पहले हम मंदाकिनी पढ़ेंगे। मंदाकिनी क्या है पूछ लिया जाता है कि मंदाकिनी क्या है। मंदाकिनी तारों का समूह है, क्योंकि ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, लेकिन हमें सूर्य इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो तारे के समूह को मंदाकिनी कहते हैं, या ये कह सकते हैं तारों का एक ऐसा समूह जो हमें धुंधला दिखाई देता है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की भी एक मंदाकिनी है। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसका नाम आप जानते होंगे आकाशगंगा, या इसी को बोलते हैं दुग्ध मेखला। और इसी का जो अगला नाम है आप जानते होंगे गैलेक्सी, इंग्लिश में गैलेक्सी भी बोलते हैं। तो हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आप जानते हैं कि गैलीलियो ने ही सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया था, और इसने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार करके मंदाकिनी को देखा और बताया कि आकाशगंगा मंदाकिनी का जो आकार है वो सर्पिलाकार है या स्पाइरल। ऑप्शन में स्पाइरल मिलता है हमें, अर्थात सांप के आकार
का इसका आकार है, रेंगते हुए है। तो पूछ लिया जाता है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का आकार कैसा है, स्पाइरल होगा या फिर आपका सर्पिलाकार होता है। अब बात कर लें हम ग्रह पर। तो आप जानते हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह तथा 172 उपग्रह हैं। यदि हम सूर्य को यहाँ रख दें, ये हमारा क्या है, सूर्य है, और आप जानते हैं कि सूर्य क्या है, तारा है। तो पहला ग्रह तो ये हम जानते हैं कि सौर मंडल में आपके 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा, तो इसको थोड़ा दोबारा मिटा के हम बना सकते हैं, छोटे छोटे बना सकते हैं। ये जो ग्रह है ये कहलाता हमारा बुध, ये आपका शुक्र, ये आपका पृथ्वी, ये आपका मंगल, और ये आपका बृहस्पति, ये आपका शनि, ये आपका अरुण, और ये आपका वरुण। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह, दूरी के क्रम में ग्रह बताइए, तो आपको BSP मंगल लिखना है और BSA आप वरुण लिख देंगे। ये आपका कहलाएगा बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये आपका मंगल। ये कहलाएगा बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण, और ये आपका वरुण। यदि आपसे कह दिया जाए आकार की दृष्टि से बताइए, आकार की दृष्टि से ग्रह, आकार की दृष्टि से घटते क्रम में ग्रह, घटते क्रम में, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। तो जो आपके ये पीछे 4 हैं ये आपके आगे आ जाएंगे, अर्थात आपका बृहस्पति होगा, फिर आपका शनि होगा, फिर आपका अरुण होगा, और फिर आपका वरुण होगा। तो ये आपके 4 ग्रह हो गए, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर आपका वरुण है। अब आप जानते हैं कि आपका जो निवास है वो पृथ्वी ग्रह पर है। तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है, 5वां है। तो हमने 5वें नंबर पर किसे रख दिया, पृथ्वी को। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी 5वां हो गया। आप जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो आपका बुध है। तो 100% जो बुध का स्थान होगा वो हमारा 8वां होगा। अब आपके 2 बचे, 2 कौन कौन से बचे हैं, एक आपका बचा है शुक्र बचा है, और एक आपका ये मंगल बचा है। तो जो आपके यहाँ लिखे हैं वही क्रम हम यहाँ पर रख देंगे, अर्थात पृथ्वी के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद आपका आ जाएगा मंगल। तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, आकार की दृष्टि से घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन सा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और आपका बुध। तो ये इस प्रकार से हो सकते हैं। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, आंतरिक या पार्थिव। पार्थिव किस लिए कहा गया, इसलिए कहा जाता है कि इनका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। तो शुरुआत की जो 4 होंगे इन्हें हम आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं, या ये कह सकते हैं ये वाले, ये वाले BSP मंगल, ये क्या है आपके आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये शुरुआत के जो 4 होंगे ये आंतरिक या पार्थिव। आंतरिक क्यों कहते हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के मध्य
यहाँ पर पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। पूछ लिया जाता है क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिख दें। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति के मध्य स्थित होते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के जो बीच के ग्रह हैं इन्हें हम आंतरिक भी कहते हैं। इनका आकार पृथ्वी के समान इसलिए हम पार्थिव कहते हैं, तो BSP मंगल। अगला प्रश्न बनता है कि वाह या बृहस्पति ग्रह किन्हें कहते हैं, तो जो लास्ट के 4 होंगे जो क्षुद्र ग्रह के बाहर स्थित हैं, जो क्षुद्र ग्रह के बाहर स्थित हैं, इनका आकार भी बृहस्पति के समान है, इसलिए हम वाह या बृहस्पति ग्रह कहते हैं। जैसे BSA वरुण, जो लास्ट के 4 हैं बुध, वो बृहस्पति, शनि, अरुण और आपका वरुण। ये जो लास्ट के 4 ग्रह हैं ये लास्ट के 4 ग्रहों को हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गैसें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसे हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा अब इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे, तो इनकी डिटेल भी छोटी छोटी पूछ ली जाती है एग्जाम में। जैसे आपसे सबसे पहले आप पढ़ेंगे बुध को। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। तो बुध की विशेषता क्या है? बुध की विशेषता ये है कि बुध आकार की दृष्टि से सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो ये 2 विशेषताएं इसकी पूछी जाती हैं। इसके अलावा इसके एक भी उपग्रह नहीं है। यहाँ रातें अत्यधिक बर्फीली तथा दिन अत्यधिक गर्मी वाला होता है। तो इतना इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा आप पढ़ेंगे शुक्र। शुक्र की क्या विशेषता है? ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसे गर्म ग्रह कहते हैं। ये आकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भौर का तारा, प्यार एवं सौंदर्य का देवता आदि उपनाम से जाना जाता है। बुध के समान इसके भी उपग्रह नहीं होते हैं, अर्थात 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं हैं। इसके अलावा ये सूर्य का चक्कर विपरीत दिशा में लगाता है। 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर विपरीत दिशा में लगाते हैं। जैसे अपनी पृथ्वी है पश्चिम से पूरब घूमती है, लेकिन जो शुक्र है ये पूरब से पश्चिम सूर्य का चक्कर लगाता है। एक आपका शुक्र हो गया, एक आपका अरुण हो गया। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर विपरीत दिशा में लगाते हैं। अगले की बात कर लें, अगले ग्रह की, तो पृथ्वी, जिसे इंग्लिश में अर्थ कहा जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। जल की अधिकता के कारण इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। इसके अलावा इसका एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अब यदि हम पृथ्वी के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो पूरा हम अभी पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, गतियाँ पढ़ेंगे, तो उसमें हम पूरी पृथ्वी को आराम से पढ़ लेंगे। सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये वाला चैप्टर हम पूरा बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा मंगल को इंग्लिश में मार्स ग्रह कहते हैं। इसकी सतह अत्यधिक लाल हो जाने के कारण इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के बाद पूछ लिया जाता है
कहाँ पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को व्यक्त किया गया है। इसके अलावा इसके दो महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो उपग्रह है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। 172 उपग्रहों में जो सबसे छोटा है वो आपका डीमोस है। अगले ग्रह की चर्चा कर लें, बृहस्पति। आकार की दृष्टि से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा इसे हम लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं और 67 में जो सबसे छोटा है उसे हम गैनीमीड कहते हैं। शनि, इसे हम इंग्लिश में सटर्न कहते हैं। शनि गैसों का गोला कहा जाता है, इसमें भी गैसें पाई जाती हैं। इसके मध्य में 7 वलय पाए जाते हैं जो धूल के कण होते हैं। पूछ लिया जाता है 7 वलयों वाला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शनि है। शनि के 61 उपग्रह होते हैं, लेकिन 61 में जो सबसे बड़ा है वो आपका टाइटन है। तो पूछ लिया जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का है। शनि के 61 उपग्रहों में उपग्रह हैं और 61 में जो सबसे बड़ा है वो आपका टाइटन है। इसके अलावा अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका जो अच्छी झुकाव है वो अधिक है, इसलिए इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वरुण की बात करें तो इसकी खोज जोहान गाले नामक एक खगोल शास्त्री जी ने की थी। वरुण सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर ही हमें हरा दिखाई देता है, इसलिए हम वरुण को हम हरा ग्रह भी कहते हैं। तो ये हमने लगभग खगोल की पढ़ लिया है, लेकिन इसके कुछ चैप्टर बचे हैं। आप अगला जो चैप्टर होगा आपका वो कहलाएगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की गतियाँ। ये हमारा पढ़ लेंगे तो ये हमारा पूरा खगोल की समाप्त हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि प्रारंभ से लगा के अंत तक देखने में ही पूरा समझ में आता है। वीडियो को काट कर आप ना देखें। अगला जो वीडियो हमारा कल आएगा, कल हमारा एक वीडियो इतिहास का आएगा और इसके अलावा इसका जो शेष भाग है वो भी हमारा कल वीडियो आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तब तक के लिए